और कार्यक्रम रूबरू के अंदर आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं नेता प्रतिपक्ष रफत पयामी जी से। कार्यक्रम रूबरू के अंतर्गत हम उनसे बात करेंगे उनके व्यक्तित्व के बारे में, काम के बारे में और किस तरीके से महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए इस संबंध में। आइए देखते हैं कार्यक्रम रूबरू में रूबरू होते हैं रफत पयामी जी से। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम रूबरू के अंदर। रूबरू के अंदर हम मुलाकात करते हैं मंदसौर की उन हस्तियों से, उन शख्सियतों से जो मंदसौर के विकास के बारे में अपना कोई दृष्टिकोण रखते हैं, मंदसौर को आगे कैसे बढ़ाएं इस बारे में अपनी बेबाक राय रखना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपसे आपको अभी तक विभिन्न हस्तियों से मिला चुके हैं। आज मुलाकात करने जा रहे हैं हम मंदसौर की जानी मानी शख्सियत नेता प्रतिपक्ष रफत पयामी जी से। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम रूबरू के अंदर। बहुत शुक्रिया। आपको लोग स्नेह से बाजी भी बोलते हैं, दीदी भी बोलते हैं, तो लिहाजा मैं आपको दीदी से शुरुआत करूंगा। दीदी, आप हमें भी बताएं, आप लंबे समय से राजनीति के अंदर है, क्या सीखा आपने राजनीति के अंदर, खासकर एक महिला होने के नाते आपने? पहला चुनाव मैंने 94 में लड़ लिया था। जी। जब बहुत कम उम्र थी और शायद उस समय संभाग की सबसे कम उम्र की पार्षद थी। जी। राजनीति मुझे विरासत में मिली है क्योंकि मेरे पिता स्वर्गीय श्री पयाम वासिफ राजनीति करते रहे हैं। मेरी यही सोच है कि राजनीति अगर करनी है तो वो दिल से करो, दिमाग से नहीं, क्योंकि उसमें दिमाग से अगर राजनीति करते हैं तो आप जनहित नहीं कर पाते हैं और दिल से करते हैं तो आप लोकहित कर पाते हैं। और आज की राजनीति में सबसे अहम चीज़ यही है कि हमें लोगों के हित के लिए कैसे कार्य किए जाएं, इस पे हमारा मेन कंसंट्रेशन होना चाहिए। और कोशिश ये करती आई हूँ कि इसी तरीके की मैं राजनीति करूँ ताकि लोगों के दिल में उतर के काम कर सकें। तो एक लोगों के हित की बात होती है, तभी हम अपने आप में सुकून पाते हैं। आपने सही बात बोली दीदी, मगर आज की तारीख में देखा जा रहा है कि अधिकांश लोग पावर और पैसे के लिए राजनीति के अंदर आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि राजनीति में हम आ जाएंगे तो पैसा भी मिलेगा और पावर तो हमें मिल ही रहा है बेहिसाब हमको। ये कितना सही है हमारे देश के लिए, हमारे देश की राजनीति के लिए और खासकर क्षेत्रीय राजनीति के लिए? खुद के हित के लिए अगर आपको राजनीति करनी है तो मैं नहीं समझती हूँ कि आपको इस फील्ड में आना चाहिए। उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन ऐसे भी हैं जिसको हम अलग अलग नाम दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको जनता के लिए काम करना है तो इन सब चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। और मैं उस पार्टी से बिलोंग करती हूँ जिसके नेता राहुल गांधी जी भी हैं। उन्होंने भी हमेशा ये सोच रखी है कि वो लोगों के साथ मिलकर कनेक्ट होकर काम करें। इसलिए मैं समझती हूँ कि लोकहित सर्वोपरि होना ही चाहिए राजनीति में। नहीं, आप काफ़ी सुलझी हुई बातें बता रही हैं, मगर आजकल लोगों ने एक शॉर्टकट समझ लिया है राजनीति को, पैसा कमाने का और पावर पाने का। तो लिहाजा फिर ये बड़ा मुद्दा है जो कि राजनीति के अंदर ये कम से कम नहीं होना चाहिए। सुचिता की राजनीति होना चाहिए, कुल मिलाकर जनहित की राजनीति होना चाहिए। अभी आप वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं और नगर पालिका में कहा जाता है कि अभी नगर पालिका में कुछ काम नहीं हो रहे हैं। बीजेपी के पार्षद ही कहते हैं कि उनके काम नहीं हो रहे हैं। क्या आप लोगों के काम हो रहे हैं, कांग्रेसी पार्षदों के? क्या मशक्कत करनी पड़ती है कुछ? काम के लिए तो यकीनन मशक्क़त करनी पड़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन तरीक़े से अगर काम किया जाए तो काम हो भी रहे हैं और उनको करवाना भी आना चाहिए। मैं समझती हूँ कि बहुत से लोग पार्षद बन के जो अपन ये एक बात कर रहे हैं कि खुद की हित की बात सोचते हैं। पार्षद बनने से पहले उनको एक पूरी तरीके से किसी भी चीज़ का अध्ययन करना चाहिए कि काम करने का तरीक़ा क्या है। आप सबसे पहले उस तरीक़े को नहीं सीखते हैं और सीधे सोचते हैं कि बिना पेड़ लगाए आप फल तोड़ लें, तो वो सही नहीं है। और बहुत से जो पार्षद ये कह रहे हैं कि हमारे काम नहीं हो रहे हैं, तो ये उनके अपने संगठन का विषय है, उनकी अपनी पार्टी का विषय है। और मैं समझती हूँ कि 3 इंजन की सरकार होने के बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ये कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहे, तो ये उनका अपना सोच है, उनका अपना दुर्भाग्य है। आप लंबे समय से राजनीति के अंदर हैं, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी राजनीति की है। पयाम साहब एक प्रतिभाशाली और प्रभावशाली नेता अपने ज़माने के रहे हैं। कई बड़े नेताओं से उनके साथ में ताल्लुकात रहे हैं। तो लिहाजा तब से लेकर आप, यानी कि बचपन से लेकर आप अभी तक राजनीतिक माहौल के अंदर रची-बसी हैं। तो आपको लगता है कि मंदसौर का एक बाशिंदा होने के नाते आपको मंदसौर में क्या देखना चाहती है कि मंदसौर के विकास में उस चीज़ का भी योगदान हो, या मंदसौर वासियों को मिलना चाहिए? बिल्कुल सही बात है कि आज मैं समझती हूँ कि मंदसौर नगर पालिका में इतने वर्षों से मंदसौर नगर पालिका में एक दल का कब्जा होने के बाद भी हम प्रॉपर मंदसौर के लोगों को पानी, रोज पानी नहीं दे पाए हैं। ये एक बहुत अहम मुद्दा है।
इसमें करोड़ों रुपए पानी देने के नाम पर भी हम लोगों ने खर्च किए कर चुके हैं। मंदसौर की सांसद मीनाक्षी नटराजन जी रही थी, उन्होंने भी पानी के लिए 35 करोड़ रुपए की राशि एक मुश्त दी थी। उसके अलावा कालाभाटा बांध की राशि के अलावा और भी बहुत सी राशि हैं, सीवरेज प्लांट है, नल जल योजना है, नर्मदा गंगे योजना है, इनके तहत बहुत सारी राशि पानी को लेकर आ चुकी हैं, लेकिन लोग पानी पीने को आज भी एक दिन छोड़कर मजबूर हैं। उसके अलावा मंदसौर में एक भी ऐसा कोई तेलिया तालाब को छोड़कर पिकनिक स्पॉट नहीं है जहाँ की शहर के बाशिंदे जाकर, शहर के वासी जाकर कुछ वक्त बिता सके। और आज तेलिया तालाब की जो दुर्दशा है वो किसी से छुपी नहीं है। लाखों करोड़ों रुपए उस पर भी खर्च करने के बाद भी हम लोगों को एक व्यवस्थित पिकनिक स्पॉट नहीं दे पाए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही एक दुख और तकलीफ की बात है। ये बात तो आप सही कह रहे हैं कि पानी के लिए पैसा पानी की तरह बहाया गया है, मगर पानी तब भी हमको नहीं पानी मिला, नहीं मिला। पानी नहीं मिला। आज भी राजनीति हमारे हम्म क्षेत्र की पानी के आसपास ही होती है। हम्म दीदी, अभी आपने बोला कि मंदसौर के अंदर कोई भी ऐसा स्पॉट नहीं है जहाँ पर हम्म अपने परिवार को लेके जा सके हम्म या मेहमानों को लेके जा सके, तो हम्म। कभी आपने इसके लिए एक आंदोलन या एक कोई प्रदर्शन टाइप क्यों नहीं किया आपने? क्यों आप सिर्फ दूसरे मुद्दों पर करते हैं और नगर के विकास के लिए आप प्रदर्शन में कहीं ना कहीं पीछे नजर आते हैं आप? नहीं, बिल्कुल मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि इन मुद्दों को लेकर हम लोगों ने व्यवस्थित तरीके से बगीचों को लेके जो है वो मुद्दा उठाया था कि शहर के बगीचों के लिए रख रखाव के लिए, क्योंकि शहर में नगर पालिका बगीचों को लेकर भी एक बहुत बड़ी राशि खर्च कर रही है। अगर हर कॉलोनी के बगीचों को भी हम देख रेख में उसमें ले सकते हैं तो उस पे नगर पालिका को पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए। मुझे जहाँ तक ध्यान है कि हमने उसके लिए धरना भी किया, आंदोलन भी किया, लेकिन वो कहा जाता है कि हमारी बदकिस्मती है कि संख्यात्मक रूप से कांग्रेस के आज 8 ही पार्षद हैं, और मंदसौर नगर पालिका में 32 पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो कहीं भी किसी भी चीज को लेकर कोई स्थिति बनती है तो वो पूरी तरीके से उनके फेवर में हो जाती है। उसके पीछे कारण भी है ना, क्योंकि मंदसौर में नगर पालिका या कहीं भी नगर पालिका के चुनाव होते हैं वो स्थानीय मुद्दों को लेकर होते हैं। हम्म। कांग्रेस को हमने हमेशा देखा कि राष्ट्रीय मुद्दों को या प्रादेशिक मुद्दों को लेकर नगर के अंदर प्रदर्शन करती है। जो कनेक्ट होना चाहिए पब्लिक के साथ में, वो कनेक्ट कर नहीं पाती है। क्षेत्रीय या कहीं वार्ड के मुद्दों को उठाने में वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे खड़ी हुई नजर आती है। उस मुद्दों को इतनी प्रखरता के साथ में नहीं उठा पाती है, आंदोलन जन आंदोलन कर नहीं पाती है वो। लगता है आपको भी कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है ताकि हम जनता से कनेक्ट कर सकें, उनकी समस्याओं को सामने लाएं, तो जनता भी फिर हमसे जुड़ेगी। कब तक राष्ट्रीय मुद्दों पे या प्रादेशिक मुद्दों पे हम यहाँ पर नगर पालिका के चुनाव में वोट लेने की अपेक्षा करेंगे? नहीं राजेश जी, आपका वाकई सही है, और कहते हैं कि अपनी गलती को मान लेना भी एक बहुत डेयरिंग या हिम्मत की बात होती है। मैं इस चीज से बिल्कुल सहमत हूँ कि जिस तरीके से हम लोग जनता को कनेक्ट करना चाहिए नहीं कर पा रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले वक्त में हम इस चीजों पे विशेष रूप से ध्यान देकर, क्योंकि राष्ट्रीय हित और प्रादेशिक हित को छोड़कर नगर हित पर भी ध्यान देना पड़ेगा नगर हित आपको। पर पहली फुर्सत में हम लोग ध्यान देंगे, पहली प्राथमिकता से ध्यान देंगे, और लोगों की समस्याओं को समाधान करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। चलिए, अब राजनीतिक परिदृश्य को छोड़कर हम वापस से पारिवारिक माहौल के अंदर आते हैं। महिला सशक्तिकरण का नारा बड़े जोर शोर से चल रहा है और अच्छी बात है, होना भी चाहिए ये। आपको लगता है कि आप एक महिला होने के नाते घर परिवार के साथ साथ राजनीति में भी समय दे सकती हैं, न्याय कर सकती हैं, करती हैं? टाइम मैनेजमेंट कैसे कर पाती हैं आप ये दोनों चीजों को लेकर? टाइम मैनेजमेंट तो वो कहते हैं ना है कि आदमी की अगर सोच होती है, इच्छा शक्ति होती है, दृढ़ विश्वास होता है, तो वो सब कुछ कर लेता है। उसके लिए 24 घंटे बहुत होते हैं, और नहीं करने वालों के लिए 24 घंटे बहुत कम पड़ जाते हैं। ये बात सही है कि सब चीज़ों को मैनेज करना जी। बहुत बड़ा काम होता है। 2 दिन से हमारा प्रशिक्षण शिविर एक चल रहा था, उससे कल रात को मैं 9 बजे फ्री हुई, उसके बाद घर जाकर खाना बनाया और घर में खाना खिलाया। तो ये सब चीज़ें मैनेज करने से और दिल से होती हैं, इसलिए मैं समझती हूँ कि इनको करना चाहिए, तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। वरना महिला सशक्तिकरण जिसको कहते हैं कि वो एक सिर्फ मोहरा बन के रह जाना, वो गलत है। तो कभी लगता है आपको परिवार में कहीं आपको लगा हो कि नहीं, मैं राजनीति में ज्यादा समय देकर परिवार के साथ में न्याय नहीं कर पा रही हूँ, खास मौके चूक जाती हूँ रिश्तेदारी के अंदर? ऐसे पल भी आए आपके पास में कि राजनीति की वजह से आपको पारिवारिक और रिश्तेदारी मोह छोड़ना पड़ा हो?
नहीं, वो कई बार करना पड़ता है ना, कि अगर प्रायोरिटी जनहित के कामों को होती है, तो सबसे अच्छी बात ये है कि घर परिवार वाले पूरी तरीके से इस चीज़ में सहयोग करते हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि इनका यही शौक और जुनून है, इसलिए वो पूरी तरीके से सहयोग करते हैं। और कई बार ऐसे मौके आए हैं कि लोक हित के लिए, जो पारिवारिक हित है, पारिवारिक कार्यक्रम है, उनको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि अब एक लंबा समय हो गया है। मैं समझती हूँ कि 30-32 साल बहुत लंबे होते हैं, तो इसलिए इस चीज़ के आदतन हो गए हैं, हैबिचुअल तालमेल हो गए बिठा हैं, लिया और आदी भी होगा, दोनों चीज हो आदी गए हो इसमें। गए। अच्छा, कि एक प्रश्न मैं आपसे नहीं पूछूंगा तो मुझे लगेगा कि अपनी चर्चा अधूरी है। राजनीति में आप आए थे, कितने समय से आपने बता दिया है, राजनीति में किससे प्रभावित होकर आए थे आप? कि मैं घर का माहौल ही आपका, चूंकि वाली साहब का जो माहौल था उसको देख के आप प्रभावित हुए, या फिर कोई और चीज से आप प्रभावित होकर इस राजनीति के अंदर आए आप? शुरुआत से असल में क्या है कि पापा को देखते आए थे, उनकी राजनीति चलती थी, वो जनहित के उनके काम करते थे, लोगों से मिलना जुलना ये सारी चीजें थी। उसके बाद मैं खुद कॉलेज से ही, स्कूल टाइम से जी। महारानी लक्ष्मीबाई में सबसे पहले मैंने चुनाव लड़ा था। उसके बाद से वो एक शौक ही हो गया, और माहौल, घर की विरासत, इन सब चीजों को देखते हुए, और इसमें मेन मेरे वालिद साहब का ही अहम रोल है कि उनको देख के ही मैं आगे बढ़ी हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे इनकरेज किया है इन सब चीज़ों में। आगे बढ़ाने में उनका काफी योगदान रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। दीदी, आप नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव भी लड़े थे, उस टाइम पे काफी अप्रिय स्थितियां पैदा हो गई थी। आप धार्मिक स्थलों पर जा रहे थे, उसको लेकर काफी विवाद हुआ था। तो उस समय आपने उन चीजों को कैसे फेस किया था? कितने लंबे समय तक आप इस बात को लेकर सोचते रहे कि ये सही हुआ या गलत हुआ? निजी प्रश्न है, हालांकि आप चाहें तो उसका उत्तर दे सकते हैं, मैं आपको इसके लिए बाध्य नहीं करूंगा ये। नहीं, अ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ चीज़ें वक़्त और हालात के साथ होती हैं, और मेरा ये मानना है कि जहाँ आपकी जो श्रद्धा है, वो श्रद्धा हर चीज़ में रहती है। इसलिए और ऊपर वाले ने पूरी सृष्टि को एक ही बनाया है। इन सब का बँटवारा यहाँ आकर हो गया है, धर्म, मज़हब, रंग, नस्ल, भेद इनके आधार पर। इसलिए ईश्वर अल्लाह सभी एक हैं। और इन सब चीज़ों में मैं ये मानती हूँ कि सबके अगर जिसमें एक रंग का खून है, तो उसको अगर हम अपनी सोच से अलग नहीं कर सकते। अब चूंकि आप राजनीति के अंदर हैं, तो क्या आप मानती हैं कि वो जो उस समय जो हुआ था आपके साथ में, वो हो गया था या फिर प्रायोजित था वो? मैं समझती हूँ वो एक बहुत लंबा वक़्त गुज़र चुका है उस चीज़ को लेकर, और वो कहते हैं ना कि जो पीछे छूट गया, उसको छूट जाने दें। अब उसको आयोजित और प्रायोजित और कोई भी अगर अपन शाब्दिक नाम देंगे, तो इतने समय बाद उसपे कोई भी बात कहनी जख्म कुरेदने वाली बात हो जाएगी, यूँ माना जो जाए। जो भी कहा जाए। चलिए, आज की राजनीति को आप कैसे देखती हैं आप? राजनीति सही दिशा में जा रही है? मंसूर परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, हमको राष्ट्रीय राजनीति या हमको राज्य की राजनीति से मतलब नहीं, मंसूर की राजनीति किस दिशा में जा रही है? क्या लगता है आपको कि कुछ दिशा भटक रही है या सही दिशा में नहीं जा पा रही है? ये देखिए, मेरा ये कहना है कि सबसे पहली चीज़ है जनहित होना चाहिए, और आज की तारीख में ये बात सही है, जैसा हमने शुरुआत में बात की थी कि लोग स्वयं हित में लगे हुए हैं। राजनीतिक दिशा, अगर मैं जिस नगर पालिका में हूँ, लोगों का ये होता है कि अगर हम पार्षद बन रहे हैं, तो पार्षद बन के हमें कमाई करनी है, अपना स्वयं का बहुत हित सी करना धारणा ये है। रहती है, धारणा ये बहुत रहती है, बहुत धारणा ये रहती बहुत है। धारणा यही रहती है। ठेकेदारी तो में सारी लेंगे, कमीशन बनेगा हमारा, बहुत बहुत कुछ रहता है, बहुत बहुत सारी कुछ रहता बातें हैं। तो इस तरीके की अगर दिशाओं को और सोच को लेकर अगर आदमी राजनीति में आता है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो किसी भी तरीके से सही है। राजनीतिक दिशाएं जिस ओर जा रही हैं, वो गलत है, और मैं इनसे बिल्कुल सहमत नहीं। काफी कुछ सुधार की आवश्यकता लगती है इसके अंदर। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा सुधार की काफी भी नहीं, आवश्यकता है। बहुत ज्यादा उसको कह सकते हैं। तभी हम अपने देश का, नगर का, राज्य का हित कर सकेंगे, क्योंकि लोकहित अहम है। तो अगर उसको, राजनीति का मतलब है कि राज की नीति नहीं लेते हुए लोगों के हित में बात की जाए, तो जनकार्य की नीति लेना जनकारी की नीति जनकार्य होनी की नीति चाहिए। लेना पड़ेगी हाँ। उनको। तो दीदी, आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई, हमें बिल्कुल खुल के आपने बातें की हैं। तो चलते चलते आपसे एक आखिरी प्रश्न मेरा है, यदि महिलाएं राजनीति के क्षेत्र में आना चाहती हैं, तो कितना सुरक्षित क्षेत्र है, और क्या वाकई में इनके लिए स्कोप है, इसके अंदर आगे बढ़ सकती हैं? नहीं, नहीं, बिल्कुल। अगर राजनीति में महिलाएं आगे नहीं आएंगी, तो हम ये महिला सशक्तिकरण की बात, 33% आरक्षण की बात, 50% आरक्षण की बात हम किस बूते पर करेंगे? अगर अच्छे लोग आगे नहीं आएंगे, सुव्यवस्थित शिक्षित महिलाएं, समझदार महिलाएं, हर तरीके के फील्ड के लोग आगे नहीं, महिलाएं आगे नहीं आएंगी,
तो हम राजनीति को एक अच्छी दिशा में नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि महिलाएं अगर एक घर को संभाल सकती हैं तो एक नगर को, राज्य को संभालना, राजनीति को संभालना उनके लिए बहुत आसान हो सकता है। इसलिए महिलाओं को बिल्कुल आगे आना चाहिए और बहुत सारी चीजें अपने खुद के आचरण पर, अपनी खुद की सोच पर निर्भर करती हैं कि आप किसको कितनी अपने बारे में इजाजत देते हैं, अपने से खुलने की इजाजत देते हैं, अपने बारे में बात करने की इजाजत देते हैं। इसलिए महिलाओं से मेरा ये आग्रह है, निवेदन है आपके इस चैनल के माध्यम से कि वो बिल्कुल राजनीति में आए और एक स्वच्छ वातावरण तैयार करें। जब तक महिलाएं राजनीति के अंदर नहीं आएंगी, महिला सशक्तिकरण का नारा, आरक्षण का नारा सब बेमानी है, सब बेमानी, कोई मतलब नहीं रहेगा। महिला यदि क्षेत्र में नहीं आती ना, आप मैं समझती हूँ कि स्वयं महिलाओं को आगे आना पड़ेगा, तभी एक पुरुष प्रधान जो एक ठप्पा लगा हुआ है, महिलाओं के नाम आगे कर देते हैं, बाकी वो खुद राजनीति करते हैं। मैं नहीं समझती हूँ कि इन 30-32 सालों में ना मेरे पापा कभी राजनीतिक रूप से मेरे साथ नगर पालिका गए किसी काम के लिए, ना मेरे बेटे को, ना मेरे भाई को, ना मेरे पति को, किसी को भी नहीं देखा होगा। इसलिए स्वयं हिम्मत करके आगे आए, नेतृत्व क्षमता करें, डिसीजन पावर महिलाओं में बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उसका उपयोग करें और महिला सशक्तिकरण के नारे को बुलंद करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सही करें, यहाँ महिलाओं को यदि आना है, राजनीतिक इच्छा शक्ति तो बना लेंगी, उन्हें राजनीतिक सोच के साथ भी आगे बढ़ना होगा कि राजनीति में जा रही है तो उनका लक्ष्य क्या होगा, उनकी मंजिल क्या होगी, सब देखकर उसको राजनीति में आना चाहिए। राजनीति उनका स्वागत करती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिस बेबाकी के कारण आप जानी जाती हैं, उसी बेबाकी से आज आपने हमारे प्रश्नों के उत्तर दिए। नेता प्रतिपक्ष आप हैं, स्वाभाविक तौर पर नगर में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आप मंदसौर की महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व करें, उन्हें जागरूक करने में। धन्यवाद बहुत बहुत। इसके इस बात के साथ, चूंकि मेरे फादर एक शायराना तबीयत के थे, बहुत अच्छे तो मुझे लगता है कि समापन अपन इसी बात से करें, और महिला सशक्तिकरण की आप बात कर रहे हैं तो मैं 4 लाइनों के साथ समापन करना चाहूंगी। महिलाओं के लिए भी, आप भी इसी तबीयत के मालिक हैं, शौक रख लेते हैं, थोड़ा शौक रखते हैं बिल्कुल, कि वो नजर नजर में उतरना कमाल होता है सब लोगों के बीच में, कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, जनप्रिय नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, और बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। बुलंदियों पे ठहरे सभी महिलाएं। बहुत खूब, बहुत ही खूब, बहुत खूब, बहुत बड़ी बात बोली आपने। शेर के अंदर आपने समझने वाले फिर समझ ही गए होंगे, जो ना समझे वो तो खैर अनाड़ी होता ही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने हमें समय दिया और इतनी बेबाकी से बातें की हमारे कार्यक्रम रूबरू के अंदर। धन्यवाद। नमस्कार।